बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन ही है। आज हम इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करेंगे। विटामिन डी के विटामिन्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दो होते हैं इसके विटामिन्स। एक होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसको आप कहते हैं विटामिन D2, ठीक है। और दूसरे नंबर पर होता है इसके पास कोलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि विटामिन D2, जिसको आप अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, ये प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, और जो कोलिकैल्सिफेरॉल है, जिसको आप विटामिन D3 कहते हैं, ये एनिमल्स वगैरह में सिंथेसाइज होता है और ह्यूमन बींग्स में भी कह सकते हैं। अब ये जो कोलिकैल्सिफेरॉल है, इसको आपने याद रखना है कि ये सोर्स होता है एनर्जी का फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और अर्गोकैल्सिफेरॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसलिए आपने याद रखना है D2 इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स और D3 इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, इसलिए हम D3 को ही देखेंगे। पर एक बात और याद रखिएगा कि अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है ये अर्गोस्टिरॉल से ड्राइव हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो ये है कि विटामिन डी को आप सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो आपका जो कोलिकैल्सिफेरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो सनशाइन विटामिन, इसलिए आप इसको विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी एब्जॉर्प्शन की तरफ। एब्जॉर्प्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस के। स्किन पर जब लाइट फॉल करती है तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने विटामिन D3 भी कहा है। अब ये कोलिकैल्सिफेरॉल जो है लिवर में एंटर होगा और इसने 25 हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में इसने 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाना है, और इसको आप कैल्सीडायोल भी कहते हैं। कैल्सीडायोल। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल किडनी में एंटर होगा और इसने 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल ने 1 हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। और ये इसको आप कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी सारी फॉर्म इनएक्टिव हैं। जो कोलिकैल्सिफेरॉल थी वो भी इनएक्टिव फॉर्म थी, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है वो भी इनएक्टिव फॉर्म थी, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज इनएक्टिव फॉर्म। और इसने रोल प्ले करना है कैल्शियम और पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। अब इस कैल्सीट्रायोल, जिसको हम 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, इसने एंटर होना है इंटेस्टाइन में। एक या तो इसने इंटेस्टाइन में एंटर होना है या उसने बोन्स वगैरह में एंटर होना है। पहले देख लेते हैं बोन्स में कैसे एंटर होगा। इसने बोन्स में एंटर होने के बाद बोन्स की फॉर्मेशन और मोबिलाइजेशन में रोल प्ले करना है, और कैल्शियम का लेवल जो है, मतलब कैल्शियम की मोबिलाइजेशन करवानी है बोन्स में जाकर, ठीक है। अब कैल्सीट्रायोल जो है उसने इंटेस्टाइन में एंटर होना है और इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करवानी है। मतलब कि कैल्सीट्रायोल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और इन्होंने जो है वो कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है कैल्सीट्रायोल ने, और कम्प्लेक्स बना देना है। अब इस कम्प्लेक्स ने DNA के साथ जाके बाइंड करना है और इसने मैसेंजर RNA में कन्वर्ट हो जाना है। अब इस मैसेंजर RNA ने कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स और कैल्शियम चैनल्स वगैरह को एक्टिवेट कर देना है, और इन्होंने कैल्शियम की फॉर्मेशन करवानी है और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज करवा देना है, ठीक हो गया। एक ये हो गया। उसके बाद तरीका जो बताया गया वो ये कि जब कैल्शियम आयंस का लेवल प्लाज्मा में लो हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन इज एक्टिवेटेड।
वो जब एक्टिवेट होगा तो ये कैल्सीट्रायोल जो हमने कहा एक्टिव फॉर्म है, और इसको आप 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, इसको एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ कर देगा, जो हमने पहले देख लिया है, और बोन्स के अंदर कैल्शियम की मोबिलाइजेशन को भी इंक्रीज़ कर देगा, और किडनीज़ में जाके वहाँ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाएगा, एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल प्ले करेगा और उसको इंक्रीज़ करवा देगा। अब ये तीनों जो हैं इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, रिनल एब्जॉर्प्शन और जो बोन के अंदर मोबिलाइजेशन है, ये तीनों जो है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। एज हमने पहले देख लिया है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है। अच्छा, विटामिन डी का अब हम देखेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होती है। याद रखिएगा इसकी किडनी में एब्जॉर्प्शन होती है, अभी हमने देख लिया कि इसकी किडनी में एब्जॉर्प्शन होती है, इंटेस्टाइन्स वगैरह में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और मोस्टली लीवर वगैरह में भी इसकी एब्जॉर्प्शन देखी गई है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी को आप हार्मोन क्यों कहते हैं और विटामिन क्यों नहीं कहते। काफ़ी लोग कहते हैं कि यह हार्मोन है, तो इसकी वजह आपको पता लग जाएगी, अभी बताते हैं। यह हार्मोनल जस्टिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्यू भी है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब इसकी वजह एक ये है कि ये लीवर वगैरह में इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, हमने कहा कैल्सीट्रायोल, अब ये जो कैल्सीट्रायोल फॉर्म है ये किडनी वगैरह के अंदर भी प्रोड्यूस होती, सॉरी किडनी वगैरह में भी प्रोड्यूस होती। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इनकी सिंथेसिस स्किन में भी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक हो गया। उसके अलावा ये टारगेटेड ऑर्गन पर एक्ट करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन पर। ठीक है। उसके अलावा इनकी स्टीरॉयड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह होते हैं। ठीक है। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और वो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स वगैरह के साथ बाइंड करते हैं और कम्प्लेक्स बनाते हैं जो आगे मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन कैल्शियम वगैरह की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और एक इसकी इनहिबिटर होती है एक्टिनोमाइसिन, जो इसके इफेक्ट को इनहिबिट करती है। उसके अलावा ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी शो करता है। कंप्लीट हुआ। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। एक ये कि किडनी में इनकी सिंथेसिस हो रही है, उसके अलावा स्किन वगैरह इनकी सिंथेसिस की जरिया है, मतलब कि जब स्किन पे लाइट फॉल करती है तो ये इनकी सिंथेसिस होती है। टारगेट ऑर्गन्स वगैरह पे एक्टिंग इनकी आपको पता होनी चाहिए। और स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो है वो कम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं रिसेप्टर से बाइंड करके। और एक्टिनोमाइसिन का है कि ये इनहिबिट करती है इसकी प्रॉपर्टीज़ को, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये शो करते हैं। अब हम आते हैं इसकी आरडीए पर। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, याद रखिएगा कि 10 mg जो है वो रिक्वायर्ड होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है। एक होता है कि जहाँ ज़्यादा धूप पड़ती है, जहाँ ज़्यादा गुड सनलाइट वगैरह पड़ती है, उधर आपको इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती विटामिन डी की लेने की, तो आप इसको जो है वो डाइट में 5 mg भी ले लें तो काफ़ी होता है। ठीक है। उसके बाद आपको इसके डाइटरी सोर्सेज का पता होना चाहिए। इसके 3 किस्म के डाइटरी सोर्सेज होते हैं। एक होता है कि आप या तो सनलाइट को एक्सपोजर करवाएं, उससे भी आप ऑब्टेन कर लेते हैं इसको। ठीक है। उसके अलावा आप नेचुरल फूड्स वगैरह लें, या इरेडिएटिंग फूड्स जैसे यीस्ट वगैरह आप लें। ठीक है। या बटर वगैरह, मिल्क वगैरह लें, इरेडिएटिंग फूड्स। ठीक है। एक चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब कैल्सीट्रायोल का लेवल एडिक्वेट होता है, मतलब इसका लेवल एक मखसूस मिकदार, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो 24 हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है वो भी एक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा 24-25 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में। ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ये इसका कोई इतना ख़ास एज सच रोल नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो है वो कहते हैं कि मेंटेन करने के लिए, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए, आपको अगर चाहते हैं कि इसका होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम हो तो इस कंपाउंड की सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। एज सच इसका इतना कोई रोल नहीं है। ठीक है। ये ओनली मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी है, मेटाबोलाइट
ठीक है। अब हम देखें कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, उसकी कॉजेज़, और ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है, और कौन कौन सी ये जो है वो टाइप्स होती हैं इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या तो इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू लाइट हो रहा हो। हमने कहा ना कि विटामिन डी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लाइट को एक्सपोजर, सनलाइट को एक्सपोजर होना चाहिए। इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट, ये एक मेजर वजह है। उसके अलावा ये जो है आप इसकी कंजप्शन इन डाइट कम है, मतलब डाइट में इसकी जो हाँ मिकदार है वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। या एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, एब्जॉर्प्शन वगैरह, ठीक है, जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह बनती है। ये तीन वजह हैं, यही तीन पूछी जाती हैं पेपर में। उसके बाद अब आपके पास आती हैं ये किन किन लोगों में कॉमन होती हैं। एक तो वो पर्सन जो वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियंस हैं, उनमें कॉमन है। उसके अलावा क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, जो अल्कोहल लेते हैं पीपल, वो उनमें कॉमन है। उसके अलावा जिनमें कोई लीवर या किडनी की डिजीज़ पाई जाती है पर्सनस में, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। या फैट माल एब्जॉर्प्शन सोर्सेज, मतलब कि फैट की एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, ये उन पर्सन में पाई जाती है। ये चार वजह हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा कॉमन उन पर्सन में होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इनकी टाइप्स पे। एक होती है रिकेट्स और एक होती है ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स भी आगे दो में डिवाइड, एक सिंपल रिकेट्स होती है और एक रीनल रिकेट्स होती है। जो सिंपल रिकेट्स है, याद रखिएगा, ये चिल्ड्रन में ज़्यादा पाई जाती है, चिल्ड्रन वगैरह, ठीक है, क्योंकि अभी चिल्ड्रन में इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन की वजह से ये कॉज होगी, ठीक है, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होगी। और इसकी एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, बोर्ड लेग्स होंगी। फ्रैक्चर इनमें इतने कॉमन नहीं है, ठीक है, एक ये चीज़ आपको बहुत याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरे नंबर पर जो आपको होनी चाहिए वो याद ये है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से फॉस्फोरस का लेवल भी कम हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा। तो कैल्शियम का लेवल कम हो गया, फॉस्फोरस का लेवल कम हो गया, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो एक्टिविटी है ना, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ये है कॉमन कॉजेज़, और जो इसमें कॉमन फीचर्स होते हैं सिंपल रिकेट्स के, ये हमने देख लिया। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, वो है जी रिनल रिकेट्स। ये कोई भी रिनल डिजीज़ वगैरह की वजह से होती है, ये रिनल क्रॉनिक फेलियर की वजह से, मतलब रिनल फेलियर की वजह से होती है, उन पीपल में कॉमन होती है, ठीक है। या तो कैल्सीट्रायोल का लेवल फॉल किया होता है, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पा रही होती, ठीक है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसको ट्रीट एक और तरीके से कर सकते हैं, वो ये है कि कैल्सीट्रायोल का लेवल जो है आप इंक्रीज़ करवा दें, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के दें, इसको फूड के ज़रिए आप प्रोवाइड करें, तो आप जो है रिनल रिकेट्स प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी पूछा जाता है, और ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं, याद रखिएगा। ये रिनल रिकेट्स और रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये सिमिलर टर्म्स हैं, इंटरकन्वर्टिबल टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी डिजीज की तरफ, ये है ऑस्टियोमलेशिया। इट इज़ कॉमन इन ओल्ड पीपल, इसको ज़्यादा जो है उनमें ये कॉमन होती है, ठीक है। उसके अलावा अब ये ओल्ड पीपल में तो मिनरलाइजेशन हुई होती है, उनके अंदर डी मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होती, उनके अंदर डी मिनरलाइजेशन हो जाती है बोन्स वगैरह की, ठीक है। और इनमें जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि इनका जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनमें बोन्स फ्रैक्चर होते हैं,
क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो छोटे बच्चों में थी रिकेट्स, उनमें जो है वो बोन्स वगैरह अभी इतनी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, तो उनमें बोर्ड लेग्स हो जाती हैं। और जो ऑस्टियोमलेशिया में होते हैं, जो बूढ़े लोगों में होती है, उनमें बोन्स फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन कॉज होती है। तो ये पेपर में ऐसी क्यों पूछ लिया जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में क्या डिफरेंस है, ये पेपर में बहुत पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की एक्सेस में क्या होता है अगर हम इसकी ओवरडोज ले लें। याद रखिएगा कि इसकी स्टोरेज, विटामिन डी की स्टोरेज जो है वो लिवर में हो रही है और ये वेरी स्लोली मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ओवरडोज ले रहे हैं 10 से 100 टाइम्स इसकी आरडीए ज़्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपकी बोन्स की सबसे पहले तो होगी डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगी। ठीक है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम का लेवल जो है प्लाज्मा में हमने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया सॉरी। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इससे कैल्शियम स्टोन्स वगैरह की फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी किडनी के अंदर। उसके अलावा अगर आपको सिम्टम्स इसके क्या होंगे, अगर आपसे सिम्टम्स पूछे जाएं तो आप क्या बताएंगे। एक तो इसका सिम्टम ये है कि ये लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख बहुत कम लगेगी। उसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाती है। थर्स्ट, आपकी प्यास बढ़ जाएगी। और चौथे नंबर पर लॉस ऑफ वेट, मतलब आपका वेट जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, ये है कॉजेज टोटल। आपको अब दोबारा एक बार सुन लें कि हाइपर वाइटामिनोसिस डी क्या है, कि ये लिवर में स्टोर हो रही है, अगर इसकी ओवरडोज कर दी जाए तो इसे डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगी, कैल्शियम इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये इन तीनों की वजह क्या, कैल्सीट्रायोल का लेवल बढ़ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम स्टोन्स की फॉर्मेशन किडनी में शुरू हो जाएगी। और सिम्टम्स इसके हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, थर्स्ट,